बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम इनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो फिगर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और हम बिल्ड करेंगे, रिटेन करेंगे और यूज़ करेंगे। किसको जी? जो हम डाटा सबसे पहले हमने बिल्ड करना है अपने ब्रेन में, उसको रिटेन करना है, वोकेबलरी को, डाटा को, और फिर वो यूज़ करेंगे हम पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर जो है, ऐसे राइटिंग जो है उसके क्वेश्चन हल करने में, और क्रिटिकल थिंकिंग और जो आर्गूमेंट्स बिल्डिंग है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलते हैं जी। ये है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होने वाले एडिटोरियल और उसके अलावा ओपिनियन। ये जी हमारे पास जो एडिटोरियल है, एक है इन लिम्बो। इन लिम्बो का मतलब होता है वो सिचुएशन जिसमें आप डिसीजन ना ले सकें। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके बारे में राइटर बात करेगा। क्रिकेट कैप्टेंसी में बताएगा कि बाबर आजम को पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट की टीम है उसकी कैप्टेंसी से हटा दिया गया था। अब दोबारा जो पीसीबी है जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि बाबर को दोबारा क्रिकेट की कैप्टेंसी जो है वो दे दी जाए। तीसरा जो एडिटोरियल आया है, डैट इज़ लॉ लेस लॉ इन्फोर्सेस। तो यहाँ पे वो पुलिस की बात करेगा कि पुलिस का काम है कि वो लॉ को इन्फोर्स करवाए, लेकिन वो खुद लॉ को फॉलो नहीं करते। वो क्या है, लॉ लेस है। जिस तरह डॉक्टर जो है वो खुद सिगरेट पीता है और मरीज़ को कहता है कि सिगरेट नहीं पीनी। टारगेटिंग चाइनीज़ नेशनल में ये हमारे पास ओपिनियन है। इसमें जो राइटर है वो डिस्कस करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी अटैक बढ़ रहे हैं, अभी शाम के अंदर अटैक हुआ, 5 चाइनीज़ मारे गए। ग्वादर पे अटैक हुआ, वहाँ भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कहता है कि कुछ मिलिटेंट ऐसे हैं जो चाइनीज़ नेशनल पाकिस्तान में काम करते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ का जो ट्रस्ट है, चाइनीज़ का जो एतबार है पाकिस्तान पे, वो कम होता जा रहा है। और चाइनीज़ नेशनल जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे वो काम करने में वो रिलक्टेंसी शो कर रहे हैं, वो इधर आने से खौफ ज़दा है। बाकी ये जी बना हुआ था एक इमेज। ये हैं औरंगज़ेब, ये है आईएमएफ। औरंगज़ेब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं आईएमएफ के पास और कहते हैं कि हमें क्या दे दो, जून के अंदर नई डील दे दो। ठीक है। उसके अलावा जी, हु टू ब्लेम फॉर द मेस। इसमें जो मेन करक है, इसका जो मेन करक्स है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो मैस है ना, इसके पीछे जो मेन चीज़ है वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। पाकिस्तान के अंदर कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो सिक्का खेलते हैं और अपनी मर्ज़ी का सियासतदान ले आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो आज़ाद नहीं होती। और जब तक पॉलिटिक्स ठीक नहीं होगी, ये खुल के डिसीजन नहीं लेगी, तब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। मिसिंग इन्फो जो है इसका मेन क्रक्स है कि आइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईटी बढ़ती जा रही है और साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ गई है। और अब जो इंफॉर्मेशन है उसको मिस करना, उसको गलत प्रमोट करना क्या हो गया जी, इजी हो गया है। अगर हमने इस पे स्टेप ना लिए तो ये हमारे माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर देगा। इकोनॉमी रिवाइवल जो है इसमें राइटर बात करेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अनस्टेबल है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव किया जाए। और इसमें वो एग्जांपल लेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं क्या मेन क्रक्स हैं, क्या ओपिनियन है, क्या एनालिसिस है और क्या क्या पॉइंट्स आपने करने हैं। पहला है जी, टारगेटिंग चाइनीज़ नेशनल। जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ नेशनल काम करते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये लिखा है मोहम्मद आमिर राना ने और ये एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। तो आपने इस बंदे की सोच से इस ओपिनियन को आपने अंडरस्टैंड करना है, हज़म करना है। क्योंकि जी आपने अपने ज़हन में बिठा देना है रीड टू राइट। ठीक है। जब भी आप रीड करें तो आप अपने ज़हन में ये रखें कि मैंने इसको राइट भी करना है। ठीक है। और जब भी आप कोई अच्छी बात सुने तो आप क्या करें, लिसन टू स्पीक। ठीक है।
तो राना साहब भी कभी स्टूडेंट थे, तो अभी क्या बन गए हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन गए हैं। तो आप भी इंशाल्लाह जो आपके मकसद हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, अगर आप डटे हुए हैं तो आप ज़रूर बन जाएंगे। तो क्या कहते हैं राना साहब, स्टेट हिस्ट्री ऑफ कंप्रोमाइज़ विद मिलिटेंट, कि स्टेट जो है, जो मिलिटेंट हैं, इनके साथ कंप्रोमाइज़ करती आई है, जिसकी वजह से एम्बोल्डन देम, उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और वो ज़्यादा ताकत में आ गए हैं। अब इसमें जो है राना साहब क्या कहते हैं, टारगेटिंग चाइनीज़ नेशनल में वो बताते हैं कि शांगला जो हमारा सूबा है, KPK, ये पाकिस्तान का मैप है, और इसके अंदर यहाँ पे जो KPK का ये जो आपको येलो में नज़र आ रहा है ना, ये शांगला है। यहाँ पे बिशाम एक एरिया है, बिशाम, वहाँ पे क्या होता है, एक कार जो है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो टकराती है एक जीप से, जिसके अंदर 5 जो चाइनीज़ के इंजीनियर थे और एक जो था पाकिस्तानी था, और उसकी वजह से 6 बंदे जो हैं वो मारे जाते हैं। तो इसको लेके वो बात करेगा। राणा साहब क्या कहते हैं कि जो रीसेंट शांगला टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, इसमें जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं, और इसके जो नताइज है ना वो अभी तक हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ख़ास तौर पे कहता है फौरी तौर पे सस्पेंशन हो गई है हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स है ना पाकिस्तान के, जिस पे ये चाइनीज़ काम कर रहे थे। दासू डैम है, दया मीर बादशाह डैम है, तरबेला 5 एक्सटेंशन है ना, इन डैम्स पे ये इंजीनियर काम कर रहे थे। जब ये अटैक हुआ है तो चाइनीज़ नेशनल ने काम करना छोड़ दिया है। ठीक है, दिस इंसिडेंट हैज़ नॉट ओनली डिसरप्टेड वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो वाक़या हुआ है इससे ना सिर्फ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और साथ साथ इस इंसिडेंट ने एक फ़ियर जो है चाइनीज़ नेशनल के दिमाग में बैठा दिया है कि वो पाकिस्तान में अगर काम करेंगे तो उनकी जान को क्या होगा, ख़तरा होगा। लीडिंग सम टू कंसीडर लीविंग ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, और ऐसे नेशनल जो चाइनीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे वो सेफ्टी ना होने की वजह से पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो नुकसान किसका है जी, अल्टीमेट हमारा भी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं जी राणा साहब, राणा साहब कहते हैं ये जो अटैक होते हैं ना, तो इससे किन का फ़ायदा है जी, तो इसके बारे में स्वीपिंग जनरलाइजेशन है। स्वीपिंग जनरलाइजेशन होती है ऐसी स्टेटमेंट जो अवामी हो, जो ब्रॉड हो। तो कहता है कि जो स्टेक होल्डर है ना वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कौन है इस अटैक के पीछे, कल्प्रिट कौन है, मुजरिम कौन है, और उनके क्या मकसद हैं, और क्यों वो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। तो वो कहता है कि ख़ास तौर पे जो CPEC का मनसूबा है ना उसको कामयाब नहीं होने दे रहे ऐसे लोग, ऐसे जो ग्रुप जो नहीं चाहते कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है और जो ये प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो, वो जाके क्या करते हैं, ख़राबियाँ पैदा करते हैं, और जो चाइनीज़ नेशनल है उनको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। उसके अलावा राणा साहब कहते हैं ये जो केस हुआ है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो एक टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट खोरसान, ये 3 जो मिलिटेंट ग्रुप है ना, इन पे हमारा क्या पड़ रहा है जी, शक पड़ रहा है कि यही इन्वॉल्व होंगे इनमें। ठीक है, जंपिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली कैन हिंडर कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एफर्ट। लेकिन राणा साहब कहते हैं कि हम फ़ौरन नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अगर हमने फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही कह दिया कि इन तीनों में से कोई होगा, तो फिर हम अब इस जो कंप्रीहेंसिव जो ये इशू है इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साथ राणा साहब क्या कहते हैं, ये जो रीजन है ना जहाँ पे अटैक हुआ है ये इनकम्पासिंग होता है, घेरता है खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के साथ। ये जो रीजन है ना बिशाम का, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको घेरे हुए है। हैज़ अ कम्प्लेक्स सोशियो पोलिटिकल लैंडस्केप, और ये जो ज़मीन जहाँ पे अटैक हुआ है ना इसके अंदर मतलब सोसाइटी के अंदर और जो सियासत है ना उसको लेके भी ये एरिया जो है ना बहुत ही यूनिक है। क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस जो है एक्सट्रीमिज़म वो बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल निज़ाम है वहाँ का। ठीक है,
एथनिक डायनामिक, मतलब नस्ली लोग जो है ना वो अपना उनका कल्चर है, अपनी उनकी रवायात हैं। कहता है उसके अलावा साथ साथ वहाँ पे सेक्टेरियनिज़म देखने को मिलती है। एक्सट्रीमिस्ट की जो वहाँ पे टेंडेंसी है, जो रुझान है ना, वो एंटी शैया, मतलब आपस में जो सेक्टेरियन है, शैया सुन्नी रिवोल्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो लोग हैं ट्राइबल के, वो अपने आप को एथनिकली मतलब नस्ली तौर पे सुपीरियर समझते हैं। ये सारे फैक्टर जो है ना वहाँ पे, कहता है ये भी एक वजह है कि वहाँ पे जो मिलिटेंट को मौका मिल गया कि वो चाइनीज़ नेशनल पे क्या कर दें, अटैक कर दें। मिलिटेंट ग्रुप जैसा कि मुजाहिदीन गिलगित बल्तिस्तान है, कोहिस्तान है, इनका वहाँ के जो लोकल है ना, जो रिलीजियसली ट्राइबली एथनिकली बड़े अपने आप को समझते हैं ना, उन पे इन टेररिस्ट ग्रुप का बड़ा असर होता है। और ये इन ख़ास तौर पे जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, इनकी आइडियोलॉजी और ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है ना वो भी मैच करती है। और हमें लिंक भी नज़र आता है कि ये जो लोकल्स हैं ना वो इन मिलिटेंट को क्या करते हैं जी, सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? लोकल ग्राइवेंसीज, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जी खुद डिस्ट्रेस हैं, खुद डिस्टर्ब हैं। क्यों डिस्टर्ब हैं जी? एक तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं है और बड़े फैक्टर्स हैं। ख़ास तौर पे कहता है कि वो ना, एक मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता दूँ, जो चेंज है ना, चेंज लोगों को पसंद नहीं होता। ठीक है, जो लोग डार्कनेस में रहते हैं ना तो उनको वही अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो अंधेरे से निकल के लाइट में आना बड़ा मुश्किल काम है। बिला वजह वो अपने जहनों में ये उन्होंने बातें बिठा ली हैं कि अगर चाइनीज़ नेशनल ने वहाँ पे काम किया, सी पे कामयाब हुआ, तो उनके जो गांव हैं वो शहर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्बनाइजेशन आ जाएगी। और जब अर्बनाइजेशन आएगी तो उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, उनकी नॉर्म्स में क्या आ जाएगा, थ्रेट्स आ जाएंगे। और वो इसलिए ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं ना इनको पसंद नहीं करते। और साथ कंस्पायरेसी भी है कि इंडिया अगर चाइनीज़ यहाँ पे आ गए, उन्होंने क्या करना है, सारा कब्ज़ा कर लेना है और मुसलमानों पे क्या करना है जी, जुल्म करना है। जिस तरह चाइना के अंदर जो यूईगर के मुसलमान हैं ना, उन पे चाइना की हुकूमत क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन करती है, जुल्म करती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ये चाइनीज़ नेशनल जब यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे कल्चर, हमारा रिलीजियन और हमारा जो सारा कुछ है ट्राइबल सिस्टम, उसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। इसलिए ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, ये मिलिटेंट के साथ क्या कर जाती हैं, लिंक करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। वाइल मैनी लोकल्स बेनिफिट फ्राम कंपनसेशन, और ये जो लोकल हैं कुछ वहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा भी हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बढ़ रही है एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। अंडरलाइंग रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट परजिस्ट, लेकिन वहाँ पे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है वो भी मौजूद है। ओकेजनली मैनिफेस्टिंग इन इंसिडेंट लाइक द ब्लास्फेमी अक्यूजन अगेंस्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट द चाइनीज़ ऑफिशियल। कहता है वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इतनी ज़्यादा है ना कि एक ऐसा वाक़या हो चुका है जिसमें उन्होंने वहाँ पे जो नेशनल थे चाइनीज़ के, जो ऑफिशियल थे, जो काम कर रहे थे ना, उन पे उन्होंने ब्लास्फेमी होता है जी, उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने खुदा न खास्ता क्या किया जी, बेअदबी की है। उन्होंने उनकी जो रिलीजियस उनके आइडियाज़ हैं उनकी क्या किया जी, बेअदबी की है, जिसकी वजह से उस चाइनीज़ ऑफिशियल को वो थ्रेट भी किया था। और हमारी सिक्योरिटीज़ के जो लोग हैं उन्होंने फिर उस चाइनीज़ ऑफिशियल को बचा लिया। ये मेरे ख्याल में ऐसे वाक़या हुआ था कि जो लोकल्स थे ना वो काम करते थे, तो नमाज़ पढ़ने गए, कोई बंदा जो था बीच में तो लेट आता था नमाज़ पढ़ के ना, तो चाइनीज़ ऑफिशियल ने पूछ लिया, भाई तू इतना लेट क्यों आता है? तो बदले में उसने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठाया और कह दिया कि इसने गुस्ताखी की है हमारे रिलीजन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से लोकल जो है वो चाइनीज़ ऑफिशियल के ख़िलाफ़ हो गए। फिर उनकी जान जो है वो बचानी पड़ी। मेरे ख्याल में कुछ पिछले साल ये वाक़या हुआ था। और उसके अलावा जी क्या कहता है राइटर, गवर्नमेंट रिलायंस ऑन रिलीजियस स्कॉलर, और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, जब भी इन मिलिटेंट के साथ डिप्लोमेसी करनी होती है तो वो किस पे रिलाई करती है, रिलीजियस स्कॉलर पे रिलाई करती है, ताकि जो कन्फ्लिक्ट है उसमें वो क्या करें, मीडिएटर का रोल करें। और हिस्टोरिकल कंप्रोमाइज़ विद मिलिटेंट ग्रुप हैव फर्दर कम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। और ये जो लोकल्स हैं ना, इनका हिस्टोरिकल क्या है जी, मिलिटेंट ग्रुप के साथ इनका कंप्रोमाइज़ है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिचुएशन और क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। अ मोर कम्प्रीहेंसिव अप्रोच
जो है, अगर हम एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच की तरफ जाएं, एड्रेसिंग लोकल ग्राइवेंसीज, सबसे पहले जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जो डिस्ट्रेस है, उनकी जो सिचुएशन है वहाँ पे हम उसको एड्रेस करें। रिवाइजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ आउटस्कोरिंग, और जो हमारी स्ट्रेटजी है वहाँ पे कि हम क्या करें, रिलीजियस फिगर जो है उनको मेंटेन करें, उनको ऑर्डर में लेके आएँ। नीडिड टू मिटिगेट टेंशन, और इस तरह हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो टेंशन जनरेट हुई है उसको कम कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं सेफ्टी ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इन्वॉल्विंग इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस तरह जो चाइनीज़ स्टेक होल्डर हैं जो वहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इस तरह हम उनकी सेफ्टी जो है उसको क्या कर सकते हैं जी, इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास ओपिनियन है इकोनॉमिक रिवाइवल। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये ओपिनियन है, ये आपने यूज़ करना है इसका डाटा अपनी इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए, इकोनॉमी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको हल करने के लिए आपने इसमें से डाटा लेना है। तो ये हैं जी एजाज़ अहमद चौधरी, ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं फ़ॉरेन, और उसके अलावा सनोबर इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, उसके चेयरमैन भी हैं। क्या कहते हैं जी चौधरी साहब, वी हैव येट टू सी एनी कंक्रीट प्रूफ बेल्ट टाइटनिंग। ठीक है, कहता है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें बेल्ट टाइट करने पड़ेंगे, ख़र्चे कम करने पड़ेंगे, और उसके अलावा जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, मतलब ऐसी मेजरमेंट जिससे ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे कम से कम खर्चे हों, वे करना पड़ेंगे, वरना हमारी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव नहीं हो सकती। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये जो राइटर है ये क्या कहते हैं चौधरी साहब, इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड, इस फ्रेज से ये स्टार्ट करते हैं। बिल क्लिंटन साहब 1992 में जब ये इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो इन्होंने अपना एक जो विजन था, जो इनका एक फ्रेज़ था, वो बड़ा मशहूर हुआ था, जिसकी वजह से ये इलेक्शन जीत भी गए थे। वो था जी, इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड, कि अगर आप इकोनॉमी ठीक कर लो तो आप क्या मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना, जिन्हें दे घर दाने उन्हें दे कमले भी सियाने। तो इकोनॉमी अगर ठीक हो जाए ना, तो बहुत से इशू पाकिस्तान के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। उसके अलावा राइटर क्या कहता है, अंडरस्कोर द क्रिटिकल रोल ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन आ नेशंस प्रॉस्पेरिटी, के राइटर साहब चौधरी साहब कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमी ठीक कर लें तो जो हमारी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें ये कौम गुजर रही है, इकोनॉमी मैनेजमेंट करने से हमारी जो कौम है वो क्या हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। इन पाकिस्तान टुडे, पाकिस्तान के अंदर द अर्जेंसी, मतलब ये हमें अर्जेंट ज़रूरत है कि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें। कैन नॉट बी आवर स्टेट। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बयान नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान को इकोनॉमी को देख के कितने चैलेंज हैं। डिकेड्स ऑफ लिविंग बियॉन्ड मीन्स, कहते हैं बहुत सालों से हम ऐसी सूरतों में रह रहे हैं कि जहाँ पे हमें हमारे जो सोर्स हैं, मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेप्थ बर्डन हम पे बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट हमें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, सूद जो हमने कर्ज़े लिए हैं उन पे सूद जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। कंज्यूमिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, और हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल, उसका एक बड़ा पोर्शन जो हमने कर्ज़े लिए हैं उनकी इंटरेस्ट पे में क्या होता है जी, ज़ाया हो जाता है। टू एड्रेस दिस द गवर्नमेंट एम टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, इस मसले को हल करने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करना चाह रही है, और वो चाहती है कि वो टैक्स लगाए रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर कौन है जी, ये मार्केट्स वाले जो दुकानदार हैं, तो इम्प्लाई तो टैक्स देते ही देते हैं, ये रिटेलर नहीं देते थे। अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितने भी रिटेलर हैं पाकिस्तान के अंदर, मार्केट जिनकी भी हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उनसे भी क्या लिया जाए, टैक्स लिया जाए, सो डैट हमारा जो मुल्क है वो इकोनॉमी उसकी क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए। और उसके अलावा राणा साहब कहते हैं वेस्टफुल जो स्पेंडिंग है उसको क्या किया जाए, रोका जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए। और क्या डिस्कस करता है, हाउ एवर कंक्रीट स्टेप टू टाइटन बेल्ट, हमें इसके लिए कंक्रीट होता है सॉलिड, सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। टाइटन बेल्ट जो है ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेंगी कि जिससे हम क्या कर सकें,
हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएं, कट हो जाएं, रिमेन अलूसिव, मीन कि हमारा जो ऐसे ख़र्चे जो हमारे लिए हार्मफुल हैं वो क्या हो जाएं, कम हो जाएं। रेजिंग स्केप्टिसिज्म अबाउट द गवर्नमेंट कमिटमेंट, और इसमें क्या हो रहा है जी, स्केप्टिसिज्म होता है, हमारे जहन में शक पैदा हो रहा है कि क्या गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब ऐसा डिसिप्लिन लेके आए जिससे हमारा जो खसारा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। वाइल इनिशिएटिव लाइक द 18th अमेंडमेंट, तो हमारी जो गवर्नमेंट है जो उसका इनिशिएटिव था 18th अमेंडमेंट को लेके आना, और 18 अमेंडमेंट की वजह से जो पावर थी वो क्या होगी, डिवाल्व होगी। डिवाल्व का मतलब है पावर तकसीम हो गई, पावर जो है वो सेंटर से प्रोविंस के पास भी चली गई। और उसके अलावा देयर इम्प्लीमेंटेशन हैज़ फॉलन शॉर्ट, लेकिन जो 18 अमेंडमेंट है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि अगर सेंटर से पावर प्रोविंस के पास चली गई तो प्रोविंस ने वो जो पावर है ना वो आगे लोकल्स को नहीं दी, इसलिए जो लोकल कम्युनिटी है वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है। उसके अलावा क्या कहता है राइटर कि जो NFC अवार्ड है ना, नेशनल फाइनेंस, ये हमारे पास अवार्ड है, इसने क्या कर दिया है, प्रोविंसीज के जो शेयर्स है ना इकोनॉमी में वो बढ़ा दिए हैं, और जो हमारा टैक्स इकट्ठा होता है ना उसमें से एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे देती है, प्रोविंस को दे देती है, और ख़ुद वो क्या होती है, स्ट्रेन स्ट्रेन होता है जी, गड़बड़ का शिकार रहती है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मामलात को चला सके। उसके अलावा राइटर क्या कहता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज, पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं जैसा कि PIA है जो हमारे ऊपर बोझ थी, इनको हम क्या कर दें, प्राइवेट कर दें, और ऐसी मेजरमेंट लें जिससे इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ती है इससे मुकाबला किया जाए। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है इसको सॉल्व किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए, ख़ास तौर पे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ाया जाए। अगर इनको हम प्रायोरिटीज़ बेस पे अगर इनको प्रायोरिटी दे दें तो हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। गवर्नमेंट रीसेंट स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट का जो अभी एक बयानिया था, इंडिकेट आ कमिटमेंट टू इकोनॉमिक रिवाइवल, हमारी गवर्नमेंट अब चाह रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर ले, बट डिसिसिव एक्शन इज़ नीडेड, लेकिन हमें इसके लिए एक अहम जो हैं वो डिसीजन लेने के साथ साथ उन पे अमल करने की भी ज़रूरत है। नीडेड टू एड्रेस पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर इट इज़ टू लेट, और इससे पहले कि देर हो जाए हम अपनी इकोनॉमी के जो चैलेंज हैं उसको क्या कर लें, एड्रेस कर लें, उनसे निमट लें। इन असेंस, अगर असेंस मीन होता है कि अगर ओवरऑल मैं इसका क्रक्स में बात करूं, जो इसकी मेन बात करूं, पाकिस्तान जो है एक क्रिटिकल जंक्चर पे ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है वेयर इकोनॉमी टेक सेंट्रल स्टेज, जहाँ पे इकोनॉमी को एक सेंट्रल स्टेज मिल जानी चाहिए, इकोइंग द सेंटीमेंट, और हर बंदा जो है वो गूंजता नज़र आए, हर बंदे की ज़ुबान पे यही हो, इट इज़ इकोनॉमी स्टूपिड, कि ये जो फ्रेज़ जो क्लिंटन साहब ने कहा था कि इट इज़ इकोनॉमी स्टूपिड, कि इकोनॉमी अगर ठीक कर दो तो वो मुल्क ठीक हो जाए, तो अगर हम भी इसी फ्रेज़ को प्रोमिनेट करेंगे, इसी को इको करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, जिस तरह बिल क्लिंटन ने USA की जो इकोनॉमी थी उसको क्या किया था, रिवाइव किया था। उसके अलावा जी नेक्स्ट हमारे पास था जी एडिटोरियल है, लॉ लेस लॉ इन्फोर्सिस, तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की बात करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो किस में इन्वॉल्व होते हैं जी, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्या है इसकी मेन क्रक्स और मेन जो पॉइंट्स हैं, कहता है कि रिसेंट रिपोर्ट आई है पंजाब पुलिस, जिसमें उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल है ना तकरीबन 234 ऑफिशियल जो हैं वो इन्वॉल्व थे नारकोटिक्स ट्रेड, मतलब जो ड्रग्स हैं ये उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उसके बिज़नेस में क्या थे, इन्वॉल्व थे एदर एज सेलर, और यही जो लोग थे 234 इन ड्रग्स को सेल करते थे या फिर फैसिलिटेट करते थे ड्रग माफिया को, ख़ास तौर पे जो हशीश है, हिरवन है, और जो आइस का नशा है ना इसको हम कहते हैं मीथाम्फेटामाइन, ये जो नशे हैं इनको बेचने में, इनको फैसिलिटेट करने में पंजाब पुलिस के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनका क्या आता हाथ था। दिस वाइड स्प्रेड करप्शन, ये जो करप्शन है पुलिस के अंदर फॉर सेवरली
अंडरमाइन एफर्ट्स। और ये जो पुलिस के अंदर हमें जो करप्शन नज़र आ रही है ना, तो हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, पूरी अपनी जो है एफर्ट्स लगाएं टू कम्बाट। अच्छा जी, तो कहता है कि पुलिस फोर्स को चाहिए था कि वो क्या करे, कि वो ऐसी ऐसी काम करे जिससे ड्रग पेडलिंग होता है, ये जो इलीगल ड्रग का जो बिज़नेस है इसको रोके। लेकिन उनकी एफर्ट्स क्या हमें नज़र आ रही हैं, अंडरमाइन का होता है कम होते हुए उनकी एफर्ट्स हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि ऐसा काम नहीं करते कि ड्रग पेडलिंग को कम किया जाए, बल्कि वो खुद इन्वॉल्व बीच में हैं। पोजिंग अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर सक्सेसिव गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए एक बहुत अहम चैलेंज है कि वो इन जो लॉ लेस लोग हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में, उनको क्या करे जी, ठीक करे। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की सिटी हैं, फैसलाबाद, भावलपुर, लाहौर, ये मेन हब हैं इस मेल प्रैक्टिस की। मतलब ये जो गंदी जो प्रैक्टिस हो रही है, ड्रग माफिया को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ड्रग को सेल किया जा रहा है, तो इसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा क्या कहता है जी राइटर, द रिपोर्ट मार्क का क्रूशियल स्टेप। रिपोर्ट हमें कहती है कि हमें एक अहम स्टेप लेना चाहिए ट्रांसपेरेंसी की तरफ, शफाफियत की तरफ, और जो पुलिस सिस्टम है उसको ठीक करना चाहिए। बट इट मस्ट ओनली बी द बिगिनिंग। कहता है कि अगर हम ये रिफॉर्म लेके आएंगे तो ये अभी एक स्टार्ट होगा, हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक डिसिसिव एक्शन। गवर्नमेंट को अहम डिसीजन लेने चाहिए टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट, और जो ताकि जो पब्लिक का जो एतबार है वो बहाल हो जाए इन इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर, एंड डिसमेंटल करप्ट नेटवर्क। और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर करप्ट नेटवर्क है, डिसमेंटल होता है कि उनको रोके जाए, उनको कम किया जाए। इंश्योरिंग फेयर ट्रायल, उनके ट्रायल हों, एंड डिसिप्लिनरी मैयर, और ऐसी मेजरमेंट्स ली जाएं कि ताकि ऐसी डिसिप्लिन मेयर्स इम्प्लीमेंट की जाए ताकि ये लोग जो हैं दोबारा इस तरह की जो गंदी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो। आवर साइट बाई एन इंडिपेंडेंट बॉडी इज़ असेंशियल टू प्रिवेंट इटर्नल बाइसेस। और एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी जाए जो इन लोगों की क्या करे, उन पे नज़र रखे और देखे। जिस तरह एक सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, उनको टास्क दे दिया जाए कि ये जो लोग हैं जो डिफरेंट नेटवर्क ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या किया जाए, पकड़ा जाए। कंटिन्यूस एवेल्यूएट किया जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की एंड स्ट्रिक्ट वेटिंग प्रोसीजर फॉर न्यू रिक्रूटमेंट। और जब भी इनको भर्ती किया जाता है इसका एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बना दिया जाए, अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉडी कैमरा लगाए जाएं। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें सीक्रेटली जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ऑब्ज़र्व किया जाए। कैन इन्हेंस अकाउंटेबिलिटी। इस तरह जब हिसाब बढ़ेगा ना तो क्या आएगी, करप्शन ख़त्म होगी और जो शफाफियत है वो उभरेगी, और जो हमारा लॉ है जो सही तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो माशरे में क्या आएगी, खुशहाली आएगी, पीस आएगा। मोर एवर इन्वेस्टिंग इन ड्रग एजुकेशन। हमें ज़रूरत है कि ड्रग एजुकेशन दें, हमारी जो यंग लोग हैं उनको एजुकेट करें कि ड्रग की तरफ ना जाएं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम डेवलप करें, जो नशे के आदी हैं उनको नशा छुड़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएं। ये अहम है कि हम एड्रेस कर सकें, और इस तरह जो ड्रग ट्रेड हो रही है और ये जो इंसेंटिव्स हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में लोगों को मिलते हैं उनको कम किया जाए। दिस स्कैंडल कॉल फॉर बोथ प्यूनिटिव मैयर। तो ये जो स्कैंडल है जो भी हुआ है ये कहता है कि प्यूनिटिव होता है कि हमें सज़ा देनी चाहिए, सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सो डैट जो रिकरेंस होता है बार बार होने वाला, इस तरह के जो काम है वो बार बार ना हो, रुक जाएं। टेस्टिंग द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू सिटीजन वेलफेयर। और गवर्नमेंट जो है वो डट जाए कि वो आवाम की भलाई के लिए सख्त एक्शन लेने को तैयार है। लास्ट पे जी हमारे पास है जी क्रिकेट कैप्टेंसी, ये एडिटोरियल है। इसमें क्या डिस्कस करता है राइटर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो अपना जो डिसीजन था बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाने का उसको रिवर्स कर रहा है, और बाबर आजम इज़ लाइकली टू रिटर्न क्रिकेट कैप्टन लेस देन 5 मंथ आफ्टर बीइंग फोर्स टू स्टेप डाउन। 5 साल पहले बाबर आजम को जब क्रिकेट की कैप्टेंसी से हटा दिया गया था, अब जो पीसीबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो क्या कह रहे हैं कि बाबर आजम को दोबारा ले आए।
पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी हैज़ मेट विद आज़म, और बाबर आजम से मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी हुई है और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हम बाबर साहब को क्या करेंगे, दोबारा क्रिकेट टीम का कैप्टन बना देंगे। दो डिटेल रिमेन टू बी आयरन आउट, लेकिन अभी ये जो डिटेल्स हैं इस डिसीजन की, आयरन आउट होता है कि अभी प्रेस है, मतलब सही तरह से रिवील नहीं हुआ कि बाबर आजम को हमने कैप्टन बनाना है तमाम फॉर्मेट्स का, टेस्ट मैचों का, कि या सिर्फ बाबर आजम को हम T20 जो हैं उनका उसका कैप्टन बनाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा जी क्या कहता है कि जून के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो फोकस कर रहा है अपने T20 मैचेस पे। और जो बाबर आजम साहब जो लीडरशिप थी T20 मैच में वो अच्छी थी, तो जो पास सक्सेस हैं जो हमें नज़र आती हैं बाबर आजम की लीडरशिप में, उसको देखते हुए क्या पता T20 में ही बाबर आजम साहब दोबारा क्या बन जाए, क्रिकेट टीम के कैप्टन बन जाए। हाउ एवर करंट स्कीपर जो ये शहीन शाह अफरीदी है अभी अनअवेयर है इस डेवलपमेंट से, और इससे मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ सकती है। उसके अलावा जी बाबर आजम जो है वो री इंस्टेटेड इट वुड रीस्टोर द इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान क्रिकेट। अगर री इंस्टेटेड होता है बाबर आजम अगर दोबारा आ गए और दोबारा रीस्टोर हो गए तो पाकिस्तान क्रिकेट पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ये हाईलाइट कर रहा है शॉर्ट मेमोरी ऑफ दोज इन्वॉल्व गिवन पास्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस लीडरशिप। बाद में मतलब वो लोग जो उस पर क्रिटिसाइज़ करते थे वही दोबारा जो है इसको लीडरशिप देने को क्या है तैयार हैं। रीवैम्प्ड सिलेक्शन कमेटी, रीवैम्प्ड का मतलब होता है दोबारा एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जो डिसाइड करेगी कि किन लोगों को हमने परफॉर्मेंस और पर्सनल अच्छा जी। सो एंड पे राइटर कहता है कि जो रीवैम्प्ड होता है जी न्यूली फार्म्ड, ये जो अभी सिलेक्शन कमेटी है ना, वो जो स्क्वाड अभी बन रही है, जो नई टीम बन रही है, उनको सिलेक्ट करेगी परफॉर्मेंस की बेस पे, पर्सनल रिलेशनशिप की बेस पे सिलेक्ट नहीं करेगी। उसके अलावा जी लास्ट पे जो बाबर आजम है ना, जब वो कैप्टन थे तो उनको बहुत से चैलेंज फेस करने पड़े, ख़ास तौर पे जो इमाद वसीम है और जो मोहम्मद आमिर है ना प्लेयर, इनको मैनेज करने में ये जो बाबर आजम साहब थे ये डिसएग्रीमेंट शो करते थे। ठीक है। डिस्पाइट दे रिसेंट स्टेलर परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान सुपर लीग, अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई है उसमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब देखते हैं जी बाबर आजम साहब क्या इस बार करेंगे। द प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैंपेन शुड बी सिलेक्टिंग प्लेयर बेस्ड ऑन देयर ओन फील्ड कंट्रीब्यूशन। तो कहता है कि अभी जो पाकिस्तान अपनी नेशनल क्रिकेट टीम सेलेक्ट करेगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए, वो सिर्फ नेपोटिज्म की बेस पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी जो फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो मेरिटोक्रेसी है, उसकी बेस पे जो टीम के प्लेयर्स हैं वो क्या करनी चाहिए, सेलेक्ट करने चाहिए। ये थे जी आज के एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नए एडिटोरियल और नए ओपिनियन। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।